वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी थर्ड वीडियो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आई कैफ स्टडी टेक्स 2020 से। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदीब। तो सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ उसका डिफरेंस भी कवर करेंगे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम अपनी नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी ये एक्ट भी हो सकता है और ये एब्सटिनेंस भी हो सकती है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। सो याद रखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो इंटेग्रल, वो उससे कोलेट्रल हो। बहुत सारी जगह पर ये डिसीजन के एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, वो सब का सब डिपेंड कर रहा होगा कि जिस इवेंट की बेस पर उसने परफॉर्मेंस होनी है वो कोलेट्रल है या इंटेग्रल पार्ट है। तो कोलेट्रल वो होता है जो उससे कनेक्टेड होता है लेकिन उसका अपना हिस्सा नहीं होता, और इंटेग्रल होता है जो उसका अपना हिस्सा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हो इटसेल्फ। So collateral would be something connected but not main part of the contract. So insurance contracts, contracts of indemnity जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, और उससे अगली वीडियोस में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कवर करेंगे। ये सब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की ही एग्जांपल्स हैं। सो जब हम इंडेमनिटी को पढ़ रहे होंगे तो हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की ही एक टाइप को पढ़ रहे होंगे, जब हम गारंटी को पढ़ रहे होंगे तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की ही एक टाइप को पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। Akram contracts to indemnify Basit up to rupees 1 million in consideration of rupees 20,000 annual premium if Basit house is burned। ये इंश्योरेंस जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप देखें कि एक पार्टी की तरफ से प्रीमियम पे हो रहा है कंसिडरेशन में, और दूसरी पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि उसे इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई का मतलब होता है किसी के लॉस को गुड करना, अप टू लॉस ऑफ रुपीज 1 मिलियन इफ बासित हाउस इज बर्न। तो अगर बास्केट का नुकसान हो जाता है घर का तो उसको 1 मिलियन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये डिपेंडेंस है एक ऐसे इवेंट पे जो कोलेट्रल, यानी हाउस की इंश्योरेंस करवाई गई है, इसलिए हाउस का बर्न करना वो इवेंट होगा जिसकी बेस पर 1 मिलियन पे होंगे, और अगर हाउस बर्न नहीं होता तो वो 1 मिलियन पे नहीं होंगे। सो दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये पढ़ने से हमें आइडिया होगा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट कैसे है। So the performance of a contingent contract depends upon the happening or non-happening of some future event। अगर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो उसकी बेस पर तो आप ऑलरेडी रिजल्ट डिटरमिन कर सकते हैं, डिपेंडेंस नहीं है। द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल। कोलेट्रल से मुराद है कि वो उससे कनेक्टेड हो, उसका कोई उससे लिंक हो, लेकिन वो उसका इंटेग्रल पार्ट भी ना हो। और इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, क्योंकि अगर एक चीज सर्टन है कि वो लाजमी होगी तो फिर कंटीजेंसी नहीं है, फिर तो कंफर्म है कि वो काम होना ही होना है। तो इफ वाली बात तभी होती है जब अनसर्टेनिटी होती है। जावेद कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे रुपीज 50 मिलियन टू फरहान फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। सो पेमेंट ऑफ 50 मिलियन कंटीजेंट है अप्रूवल बाय आर्किटेक्ट, तो ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। Because the consideration of the promise to pay 50 million is the construction of the building and the event। अब देखें जो पैसे हैं वो तो कंस्ट्रक्शन के हैं, लेकिन पैसे मिलेंगे कब, जब एक कोलेट्रल इवेंट हो जाएगा, और वो कोलेट्रल इवेंट यहां पर क्या है, अप्रूवल बाय आर्किटेक्ट। सो हो सकता है कि आर्किटेक्ट अप्रूवल दे, हो सकता है कि आर्किटेक्ट अप्रूवल ना दे, और इसकी बेस पर पेमेंट या तो होगी या पेमेंट नहीं होगी। तो अनसर्टेन इवेंट है।
कोलेटरल है, यानी जो काम हो रहा है बिल्डिंग उसी का अप्रूवल है, उसी से रिलेट करता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है अप्रूवल। तो आर्किटेक्ट से अप्रूवल लेना है वो एक अलग चीज है, और कंस्ट्रक्शन करना एक अलग चीज है, लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि वो एक बिल्डिंग की है, सेम बिल्डिंग की है। और अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक फ्यूचर इवेंट है। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही हैं तो ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। एक और हमारे पास सिनेरियो है कि आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर ₹5 million ऑन द टर्म दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अनसर्टन इवेंट है कि आजम काम कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, वो कोलेटरल नहीं है, बल्कि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसका एक इंटेग्रल पार्ट। क्योंकि जो 5 मिलियन मिलने हैं वो उसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने को तो मिलने हैं। सो दीज टू आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, देयर इज नो कोलेटरल इवेंट। जो भी बात हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की हो रही है, किसी कोलेटरल इवेंट के साथ कनेक्ट होकर कोई बात नहीं हो रही। सो दिस वुड नॉट बी अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट को जरा दोबारा पढ़ेंगे, हमने हालांकि इसको पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन मेन डिफरेंस तो आपको समझ में आ रहा है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट को थोड़ा सा रिपीट करते हैं यहाँ पर, जिस तरह पहले हमने पढ़ा था वही की वही बातें, और फिर इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनी वर्थ इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये बात तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी है, ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ये बात भी है, इज कॉल्ड अ वेजरिंग एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन में फर्क क्या है? कोलेटरल। सो वेजरिंग तब होती है जब पार्टीज का उस कोलेटरल इवेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय इसके कि वो जीतेंगे या हार जाएंगे, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोलेटरल इवेंट में उनका इंटरेस्ट होता है। एक हाउस के बर्न होना एक पार्टी को उसका फर्क पड़ता है। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट में आर्किटेक्ट से अप्रूव होना यानी उसका डिजाइन और उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर है यानी वो उनको फर्क पड़ता है। तो हम सिनेरियो देखते हैं। Aslan promises to pay 10,000 to Arif if it rained today and Arif promises to pay ₹1,000 to Aslan if it did not। तो दो पार्टी रेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और एक पार्टी कह रही है कि रेन होगी, दूसरी कह रही है नहीं होगी। एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि रेन होने से उनके किसी और काम का होने का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मनी जो कि उन्होंने वेजर में एक दूसरे से पे या रिसीव करने का इरादा किया, और ये अमाउंट इक्वल हो या इनइक्वल हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब वेजरिंग एग्रीमेंट का इफेक्ट ये होता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, इनकी रिकवरी के लिए कोई केस नहीं किया जा सकता, अमाउंट जो विन की होती है उसके लिए भी। और जो कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, यानी वेजरिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ तो कोलेटरल टू सम इवेंट है ही नहीं, अगर वेजरिंग एग्रीमेंट से कोई और कोलेटरल एग्रीमेंट है जो ट्रांजैक्शन है वो भी वॉइड होगी। Habib agreed with Arslan that he will buy a refrigerator from Arslan for ₹80,000 if Habib won a wager within next week। तो वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड है और एग्रीमेंट टू बाय रेफ्रिजरेटर जो कि वेजरिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया वो भी वाइड होगा। तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो मेन है वो भी वाइड होगा और उसके साथ जो कोलेटरल होगा वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ वो भी वाइड होगा। यहाँ पर ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि हम जो यहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन वेजरिंग एग्रीमेंट पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये एक डिफरेंस है। अब इनके डिफरेंसेस को मजीद वन बाय वन एक दूसरे के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एंड मोस्टली इलीगल।
इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। जैसे प्रॉपर्टी जिसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, उस प्रॉपर्टी के नुकसान से आपको नुकसान होता है तो आपका रियल इंटरेस्ट होता है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में है कि पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। तो एक क्रिकेट मैच कोई टीम जीत जाएगी तो आपका सिर्फ उसमें यही इंटरेस्ट होता है कि जी विनिंग और लूजिंग की अमाउंट मिल जाए, तो दैट इज वेजरिंग। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट जो होता है वो मेयरली कोलेट्रल होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो आग लगेगी वो एक फैक्टर है जिसकी बेस पर पेमेंट होनी है या नहीं होनी, एक नुकसान जो है वो होना है उसकी बेस पर, लेकिन जो मेन ट्रांजैक्शन है वो उस नुकसान को करने के लिए नहीं होती। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो अनसर्टन इवेंट होता है कि कोई टीम मैच जीतेगी हारेगी, वो सोल फैक्टर होता है एग्रीमेंट का, उसी बारिश होनी है या नहीं होनी वो सोल फैक्टर है जिसकी बेस पर पूरी पेमेंट होगी। फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, अगर एक शख्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है तो दूसरी तरफ एक शख्स उसको पेमेंट कर रहा है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब मोस्टली तो क्या होता है कि एक पार्टी पैसे देगी, दूसरी पार्टी फिर कुछ नहीं देगी। अगर एक विनर है तो वो पेमेंट नहीं कर रहा होगा बैट में, तो वेजरिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी पेमेंट करेगी, दूसरी पार्टी पेमेंट नहीं करेगी। और समटाइम ये भी होता है कि जी एक पार्टी की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता है कि अगर ये मैच जो है वो हार गई तो आई वुड पे यू दिस अमाउंट, और जीत गई तो उसमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है वेजरिंग में और नहीं भी हो सकता। So that's all for today. Have a good day.